हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें देखिए। एंड आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि वो प्योरली उस पर डिपेंडेंट है। ये जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे ये डिपेंडेंट है किस पे? सेट थ्योरी पे। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको वही चीज पढ़नी चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहले मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरी चीज पढ़ने वाली है इसमें रिलेशन, एंड थर्ड थिंग इज फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम आज का। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो कार्टेशियन में आप देख रहे हो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किन के बीच में? आपने पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सेट। तो दो सेट्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट हम करेंगे कैसे वो हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट करते हैं। आपने देखा कि हमारे पास मान लो दो सेट हैं, लेट ए एंड बी वी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी होने चाहिए सेट्स। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन ये है कि दो सेट का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसको मैं अरेंज करता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ ऑल ए बी ब्रैकेट such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इस तरीके से इसको डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है? अब आप देख रहे हो A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस चीज के बराबर होता है। पीछे हमने क्या पढ़ा था? द सेट ऑफ ऑल एक्स, बट यहां पे क्या है? ब्रैकेट्स हैं। इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्डर्ड पेयर्स। चलो मैं इसकी एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। 1 2 और बी के एलिमेंट्स हैं ए बी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा तो ध्यान से देखते जाना। अब इसका जो पहला एलिमेंट होगा ना, फर्स्ट सेट जो यहाँ फर्स्ट सेट लिखा रहेगा ना, उसका जो पहले सेट का पहला एलिमेंट होगा वो इसके पहले सेट के साथ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखना ये कैसे बनता है। 1 और ए, समझ आ रही है? इसका 1 और इसका ए, फिर इसका 1 देखो ये इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, ये इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा। समझ आ रही है? अब दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा 1 और बी। थर्ड क्या बनेगा? थर्ड बनेगा यहाँ पे 2 और ए। उसके बाद क्या बनेगा? 2 और बी। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारा सेट तैयार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और ये सब क्या है? ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स इसको क्यों बोला जाता है? सिर्फ पेयर्स बोलते, तब भी तो हम पेयर्स भी तो बोल सकते थे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर बोलने का मतलब ये है कि आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। इंटरचेंज क्यों नहीं कर सकते? तो ध्यान से देखना, अगर उन्होंने बोला है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए सेट को बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी सेट को बिलोंग करेगा, मतलब इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, उसका जो पहला एलिमेंट होगा, पहला 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 पहला,
ये जो पहले एलिमेंट्स होंगे ये किसको बिलोंग करेंगे, पहले सेट को, मतलब ए सेट को, जो यहाँ पे पहला सेट लिखा रहेगा। और जो दूसरे एलिमेंट होंगे ए बी ये किसको बिलोंग करेंगे, सेकंड सेट को। और अगर हम बोले कि बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकालना है, तो उसका आंसर क्या होगा, फिर बी के एलिमेंट्स को आप पहले लिखोगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ए, और ए के क्या हैं, 1 2। ठीक है, अब आपने देखा बी के एलिमेंट्स, ए को उठाएंगे हम पहले और ए के साथ 1 का रिलेशन बनाएंगे। दूसरा क्या, ए के साथ 2 का बनाएंगे। समझ आ रही है, ए के साथ 1 का, ए के साथ 2 का, उसके बाद बी के साथ 1 का और बी के साथ 2 का रिलेशन बनाएंगे। इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे और इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्यों, क्योंकि हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। और अगर बोला जाए ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो क्या ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं। आप देखोगे इसकी ऑर्डर्ड पेयर्स डिफरेंट हैं और इसके ऑर्डर्ड पेयर्स डिफरेंट हैं, तो ये नॉट इक्वल होंगे। क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। समझ आ रही है। और एक और चीज अगर देखी जाए कि अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई ए, तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो, ये बराबर होंगे। समझ आ रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, एलिमेंट्स का क्या मतलब है, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 और 4। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में सेम ही होंगे, तो आप यहां से बोल सकते हो कि a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 4। ठीक है, नॉट इक्वल टू 4। एक्चुअली आपका जो भी आंसर रहेगा, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें ये चीज तो जनरल रहेगी कि आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स का तो आपको पता चल गया होगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले पहले एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सेकंड एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लो ऑर्डर पेयर की मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 1 और a है, वो बराबर होंगे 1 और a के ही। तो समझ आ रही है क्यों, क्योंकि इसके पहले पहले इसका पहला और इसका पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए और इसका दूसरा और दूसरा एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उसका पहला पहला एलिमेंट और दूसरा दूसरा एलिमेंट दोनों सेम होंगे, तब आप ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ए एक सेट है, ए इज अ फाइनाइट सेट बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स हैं, और बी एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब है जो खाली होता है, जो 5 के बराबर होता है। तो आंसर क्या आएगा उसका, अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो उसकी, तो उसका आंसर भी 5 ही आएगा। समझ आ रही है। उसके बाद अगर आप 3 का प्रोडक्ट कर दो, अगर आप 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो, तो उसका भी आंसर क्या आएगा। ठीक है, उस टाइम पे बनेगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। उस टाइम पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा। समझ आ रही है। ए बी और सी 3। ठीक है, और ये तीनों किसको बिलोंग करेंगे, ए को, क्योंकि तीनों सेट कौन से हैं, ए सेट ही तो है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वही एलिमेंट्स होंगे जो ए सेट को बिलोंग करते हैं। समझ आ रही है। अब उसके बाद अगर देखें, ए इज अ सेट, ए एक सेट है और बी एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर भी इनफाइनाइट ही बनेगा। तो ये समझ आ रही है, ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज है इसकी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आगे हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए इस चैप्टर की। आज मैं पहले दिन ही सारा कुछ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो एक बर्डन सा बन जाएगा आपके ऊपर।
तो मैं इसको धीरे धीरे करवाऊंगा। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा रखूंगा मैं, कल हम रिलेशन पढ़ेंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर हम प्रोडक्ट जो फंक्शन है उसको करेंगे और 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा प्रैक्टिस के लिए और फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, फिर बढ़ेंगे आगे। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया हुआ है दो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, बराबर हैं। ये दिए हुए हैं कि अगर ये बराबर हैं तो आपने फाइंड करना है एक्स और वाई। तो मैंने आपको बताया था कि दो जब ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं वो तभी हो सकते हैं जब इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले के बराबर होगा और इसका जो दूसरा एलिमेंट होगा वो इसके दूसरे के बराबर होगा। तो समझ आ रही है? इसको आप कैसे करोगे? इसको आप करोगे x/3 + 1 = 5/3 एंड दूसरी साइड आप क्या करोगे, y - 2/3 = 1/3। क्लियर है? ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे इसको। अब आपने देखा इसमें मैं क्या करूंगा, 1 यहाँ पे प्लस क्या दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया 5/3 - 1। क्लियर? अब आपने देखा कि x/3 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 - 3/3। ये तो आप कर ही लोगे, 2/3। तो x/3 कितना आया, 2/3 और नीचे वाले 3 कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या आ गया, x = 2। x कितना आ गया, 2। अब y की अगर बात करें तो y कैसे निकलेगा, यहाँ पे -2/3 माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/3 + 2/3 कितना हो गया, नीचे 3 आ गया, ऊपर 1 + 2 कितना बनेगा, 3/3। 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, y = क्लियर है? तो इस तरीके से आप x और y को निकाल सकते थे। अब इसको अगर चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। x/3 + 1, तो x की जगह 2 पुट कर दो, तो ये बन गया 2/3 + 1। ठीक है, 3 यहां चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 3/3 = 5/3। बन गया पहला 5/3। ठीक है, तो ये 5/3 के ही बराबर है। दूसरे को अगर चेक करेंगे तो y - 2/3 है ना, तो y की जगह हम 1 पुट करेंगे, 2/3 करेंगे, तो एलसीएम लिया तो क्या बन गया, ये 3 - 2/3, तो ये बन गया 1/3। समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, बराबर हैं। समझ आ रही है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो उसमें A निकालना है, तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे? अब आपको पता है यहाँ पे बनता है ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो उसको कैसे करोगे आप, A के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, -1 1, तो तीनों A के साथ ही आपने करना है। तो आप इसको किस तरीके से अरेंज करोगे, पहले मैं करके बताता हूं आपको। -1 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, -1 1, इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, -1। ठीक है, समझ आ रही है? अब आपने क्या करना, ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे बनेगा, आपने पहला एलिमेंट लेना है इसका पहला एलिमेंट लेना है, इसका भी पहला लेना है और इसका भी पहला लेना है। समझ आ रही है? तो क्या बना दिया आपने, पहला ऑर्डर ट्रिपलेट क्या बन गया, -1 -1 -1। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें, दूसरे का किसके बराबर होगा, इसका पहला ही लेना है, इसका भी पहला ही लेना है और इसका दूसरा ले लेना है। समझ आ रही है? इसका पहला, इसका भी पहला और इसका दूसरा, तो ये क्या बन गया, -1 -1 और 1। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका पहला लेना है, इसका दूसरा लेना और इसका पहला लेना, पहला दूसरा पहला, क्या बन गया, -1 1 और -1। उसके बाद इसका पहला ही लेना है, इसका दूसरा ही लेना और इसका भी दूसरा लेना, तो ये क्या बन गया, -1 1 और 1, 4 बन गए। अब इसको वैसे ही रखना है, लेकिन इसका अब सेकेंड एलिमेंट ले लेना। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 1 -1 -1, दूसरा 1 -1 1, तीसरा आ गया
1 1 -1 और उसके बाद आ गया 1 1 और 1। तो ये आपके आंसर बनेंगे A क्रॉस A क्रॉस A के। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी थी जिसको मैं बताना भूल गया, वो इसके थ्रू मैं बता देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, तो वो बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A की, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ B मल्टीप्लाई नंबर ऑफ C। तीनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, पहले के एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो सबके एलिमेंट्स कितने हैं 2 2, क्या आंसर आएगा इसका 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे कितने बने हैं 8 एलिमेंट्स, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो समझ आई इसको किस तरीके से बनाया हमने। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस मैंने फिर से थर्ड क्वेश्चन वैसा ही लिया है जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी क्वेश्चन समझाया। ठीक है, वो इसलिए कि अगर किसी को क्लैरिटी नहीं हुई होगी तो इससे हो जाएगी। देखो, अब आपने निकालना है G क्रॉस H। G क्रॉस H में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसके 2 एलिमेंट हैं, इसके अगर 3 एलिमेंट हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 × 3 करके 6 कर दोगे आप। ठीक है, अब इसको निकाल भी लेते हैं, ये बनते कैसे हैं G और H। तो पहला एलिमेंट G का होना चाहिए, दूसरा H का होना चाहिए। पहला एलिमेंट G का 7 ले लिया और इसका 5 उठा लिया। इसका पहले भी इसका फिर से हमने 7 ही लिया और इसका हमने 4 ले लिया। इसका हमने 7 ही लिया और इसका हमने 2 ले लिया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं 5 4 और 2। उसके बाद हमने क्या किया, इसका 8 ले लिया और इसका 5, 8 4 8 और 2। इस तरीके से हमने G और H निकाल लिया। कितने हैं 6। H और G अगर निकालना हो, अब H को पहले रखेंगे। H का क्या है 5 और इसका क्या है 7, 5 7 हो गया। और फिर एक सेकंड, 5 7 है तो 5 के साथ ही 8 को भी रखेंगे, 5 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है 4 7 और 4 8 हो गया। उसके बाद थर्ड है 2 7 और 2 8 हो गया। इस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स को लिखोगे। ठीक है, GH भी निकल गया और आपका क्या निकल गया H और G भी निकल गया। और आपको ये भी पता चल गया कि इसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो कि इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे। समझ आ रही है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोला गया है कि 9 एलिमेंट्स हैं, अमंग विच आर फाउंड, जिनमें से हमें मिले हैं 2 एलिमेंट्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिले हैं। इस सेट में से हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल चुके हैं जिसमें ये और ये उसके क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, उनके बीच में ये एलिमेंट्स हैं। अब आपने क्या निकालना है, आपने सेट ए को निकालना है, सेट ए को फाइंड करना है कि सेट ए क्या है और साथ में रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। समझ आ रही है कुछ? देखो, ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि इन 9 एलिमेंट्स से, इन 9 एलिमेंट्स के बीच में से हमें 2 एलिमेंट्स का पता है, 2 एलिमेंट्स का पता है कि ये उसके 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि सेट ए क्या होगा और इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो ध्यान से देखना, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें बोला गया था ए बिलोंग करेगा ए को एंड बी बिलोंग करेगा बी को। क्लियर है? अब ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं और ऑर्डर्ड पेयर किसके हैं, ए क्रॉस ए के। ठीक है, अब
आपको इस चीज का पता है, एक फॉर्मूला और है, उसको भी देख लो। आपको मैंने बोला है ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें, वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। क्लियर है? ठीक है। अगर मुझे बोला गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने? 9। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब आपने देखा कि n ए क्रॉस ए इतने हैं, तो ये किसके बराबर होता है? बेसिकली ये चीज इसके बराबर होती है, तो मैं इसमें भी ये चीज पुट कर देता हूं, लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि ये दोनों किसके बराबर है? 9 के। तो किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 आता है? किसी एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके, या अगर ऐसे नहीं होता तो आप देख रहे हो ये सेम नंबर को अगर 2 बार प्रोडक्ट करोगे तो इसका मतलब होता है इस नंबर का स्क्वायर। इस नंबर का स्क्वायर किसके बराबर है? 9 के। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बनता है? रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। अगर स्क्वायर रूट बनेगा तो n क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किसके साथ कटता है? स्क्वायर के साथ। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 का बनेगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे और इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो 3 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। अब आपको फाइंड करना है वो 3 एलिमेंट्स कौन से होंगे, क्योंकि हमने सेट ए को फाइंड करना है। हमने ये नहीं पता करना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, हमने ये पता करना है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके बीच में। तो अब आपने देखा एलिमेंट ये और ये हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको पता है कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। समझ आ रही है? लेकिन इसमें तो दोनों सेट सेम ही है, दोनों सेट इसमें क्या है? एक ही है। लेकिन मैं मान लो पहले वाले की बात करता हूं कि पहला एलिमेंट मुझे दिखा -1, तो किसको बिलोंग करेगा? ये सेट ए को। तो मतलब ये किस में होगा? सेट ए में -1 होगा। क्लियर है? क्योंकि -1 किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। 0 किसको बिलोंग कर रहा है? पहला एलिमेंट है ना, किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को। तो 0 भी है इसमें। समझ आ रही है? अब थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा? अब मुझे पता है दोनों साइड, पहला भी सेट ए है, दूसरा भी सेट ए है, तो दूसरा एलिमेंट भी किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को ही बिलोंग करेगा। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे तो 0 था, 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है। और दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? 1। तो क्या आ गया आंसर इसका? A -1 0 1। ये आपके ए सेट के एलिमेंट हैं। अब हमने निकालना है रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, तो उसको भी निकाल लेते हैं। मिटा दूं इसको। ए के एलिमेंट है -1 0 और 1। ए क्रॉस ए अगर निकालेंगे तो दोनों तरफ लिख लो इसको ही, -1 0 और 1। अब आपको पता है पहले हम इसको लेंगे, इस पूरे के साथ बनाएंगे। -1 -1 पहला ऑर्डर पेयर, -1 0 दूसरा ऑर्डर पेयर। ठीक है, उसके बाद -1 और 1 तीसरा ऑर्डर पेयर। उसके बाद 0 -1 दूसरा ऑर्डर पेयर, 0 0 0 और 1। उसके बाद आ जाता है 1 -1, ठीक है, ऑर्डर पेयर, 1 0 ऑर्डर पेयर और 1 के साथ 1 का। तो ये आपके पास कितने आ गए? 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, 9 एलिमेंट्स आ गए। अब आपने निकालने थे रिमेनिंग, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके बाकी आपके आंसर होंगे। ठीक है, -1 0 है 0 1 है, कहाँ पे 0 1? ठीक है, तो समझ आ रही है? इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे।
तो गाइस हमने कल के लेक्चर में आपका जो सेकंड टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। और आज हम बढ़ते हैं उससे थोड़ा सा आगे। आज हम रिलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम फंक्शन को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में, तो आप बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं हम अब अपने लेक्चर पे। तो गाइस ये रही रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। रिलेशन आर फ्रॉम द सेट A टू अ सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने कल पढ़े थे उसका बेसिकली सबसेट होता है, ठीक है। A क्रॉस B का obtained by describing a relationship between the first element X and the second element Y of the ordered pairs in A क्रॉस B, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, अगर देखें कि ए आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 8 27। अगर मैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो वो क्या होगा, A क्रॉस B, तो वो आपको पता है क्या होगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 8 के साथ और फिर 1 का 27 के साथ। उसके बाद 2 का 1 के साथ, 2 का 8 के साथ और 2 का 27 के साथ। उसके बाद 3 का 1 के साथ, 3 का 8 के साथ और 3 का 27 के साथ। तो ये आपके पास क्या आए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लो आपको रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन बोलता है कि x y होना चाहिए, ठीक है, सच दैट जो आपका y है इज इक्वल टू x क्यूब होना चाहिए, ठीक है। और x बिलोंग्स टू A set and Y belongs to B set, ठीक है। ये आपको रिलेशन की डेफिनेशन दी है कि रिलेशन को आप इस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। इसको ध्यान से समझना। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है ऑर्डर पेयर कौन कौन से, X और Y, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो Y है ना वो X क्यूब के बराबर होना चाहिए। y क्या होना चाहिए, x क्यूब के बराबर होना चाहिए और x बिलोंग करना चाहिए a को और y बिलोंग करना चाहिए किसको, b को। अब देखिए इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, x और y होने चाहिए, ठीक है। और जो y है वो किसके बराबर होना चाहिए, x क्यूब के। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो आपके पास सेट क्या क्या है, एक सेट a है एक सेट b है। एक के एलिमेंट 1 2 3 है और दूसरे के एलिमेंट क्या है 1 8 27, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, अगर मैं पुट करूं x इक्वल टू 1 तो y कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1, समझ आई। इसका मतलब x भी 1 है और y भी 1 है। तो पहला हमारा ऑर्डर पेयर बना, पहला हमारा ऑर्डर पेयर क्या बना, x भी 1 और y भी 1। मतलब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, समझ आ रही है। ये A सेट का एलिमेंट B सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गया। अब दूसरा, अगर मैं इसको पुट कर दूं 2, अगर मैं इसको पुट कर दूं क्या 2, तो आप देखोगे x इक्वल टू 2 तो y कितना होगा, 2 का क्यूब मतलब 8, समझ आ रही है। दूसरा कौन सा हो गया, 2 का 8 हो गया, समझ आ रही है। एंड उसके बाद थर्ड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो आपका आ जाएगा 27 y की वैल्यू। इसके अलावा कोई और आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा। अब आप देखोगे कि मैंने रिलेशन को सबसेट ऑफ A क्रॉस B क्यों कहा है,
तो आप देख रहे हो तो आर के जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ये सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं। अगर आप देखो 1 1 है, उसके बाद 2 8 है और 3 27 है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका आर होता है इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। समझ आई? समझ आ रही है? तो मतलब कहने का ये है कि रिलेशन क्या होता है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे किए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जितने भी पॉसिबल होंगे आप सभी लिखोगे। जैसे मतलब अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, जिंदगी में। मतलब जब से हम पैदा हुए हैं हमें बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन क्या सभी के साथ हमारा रिलेशन होता है? नहीं, कुछ मिलते हैं कुछ खो जाते हैं, रिलेशन सबके साथ नहीं होता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सभी होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं वो सभी आएंगे, लेकिन रिलेशन में क्या आएंगे? रिलेशन में वही आएंगे जो एक पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते होंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने इसको इस तरीके से भी अरेंज करा है, इस तरीके से भी अरेंज करा है और इस तरीके से भी अरेंज करा है। तो ये मैंने इसको 3 फॉर्म में अरेंज करा है, किसको? रिलेशंस को। अब आप देखोगे ये तो आपकी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। और इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एरो डायग्राम। समझ आ रही है? और ये जो साइंस है इसको बोलते हैं मैपिंग। ठीक है, कि 1 जो है वो 1 के साथ मैप कर रहा है, 2 8 के साथ, 3 27 के साथ। बस ये हो गया। तो यहां तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये आपके सामने रही सेकंड एग्जांपल इसकी। इसको कैसे करना है तो ध्यान से देखिएगा। आपके पास 2 सेट हैं ए और बी, और रिलेशन आपको दिया हुआ है क्या कि आर इक्वल टू रिलेशन क्या दिया हुआ आपको कि आर किसके बराबर है? एक्स वाई के, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन वाई। एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वाई। तो इसको भी एरो डायग्राम से ही करते हैं। ध्यान से देखना इसको। क्या है पहले एलिमेंट में, पहले सेट में, सॉरी, 2 4 6 और दूसरे में 1 और 5। समझ आ रही है? अब आपको क्या बोला गया है कि x ग्रेटर देन y होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन y होना चाहिए। मतलब जो a के एलिमेंट हैं वो b के एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। तो पहला आप देख रहे हो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 2 का 1 के साथ रिलेशन होगा। रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, 2 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 5 के साथ बनाएगा नहीं, क्योंकि 5 तो 2 से बड़ा होगा और y बड़ा नहीं होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो y बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 4 1 का भी रिलेशन आएगा। रिलेशन किसका आएगा? 4 1 का भी आएगा। और उसके बाद रिलेशन किसका आएगा? 6 और 1 का आएगा, 6 1 का। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो 5 है वो भी 6 से छोटा होता है, तो एक रिलेशन ये भी आएगा। समझ आ रही है? इस तरीके से आप रिलेशन को डिटर्मिन करोगे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे। और ये आप एरो डायग्राम से, ये रोस्टर फॉर्म से और ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको तीनों तरीकों से दिया हुआ है। समझ आ रही है? इस तरीके से आप रिलेशन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अब आप एक चीज ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं इसमें, उसको ध्यान से देखना। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है तो आपका जो रिलेशन वाला सेट है ना, ये वाला सेट, ठीक है, ए क्रॉस ए को भूल जाओ, इन सेट्स को भूल जाओ, सिर्फ रिलेशन वाले सेट को लो। और रिलेशन वाले सेट में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, रिलेशन वाले सेट में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स की जो फर्स्ट एंट्रीज हैं उनको आप डोमेन बोलते हो। क्या? आपका जो रिलेशन वाला सेट है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एंट्रीज हैं उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो डोमेन। उसका एक सेट बनेगा, उसका एक सेट बनेगा और उस सेट को आप बोलोगे क्या? डोमेन।
समझ आ रही है? तो ये रिलेशन वाला सेट है, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और फर्स्ट एंट्री 2 4 6 6। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 4 6 क्या है? आपका डोमेन है। इस सेट को आप क्या नाम दोगे? डोमेन। और इस सेट को आप बेसिकली एक और वर्ड भी देते हो जो बोलते हैं सबसेट ऑफ ए। ये क्या होगा? पहले सेट का सबसेट होगा। वो कैसे? अगर आप देखो तो 2 4 6 यहाँ पे तो तीनों एलिमेंट हैं, ठीक है, तो हर सेट अपना भी तो सबसेट होता ही है, ये चीज भी आपको पता है। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपके जो ए के एलिमेंट्स है ना, सभी के सभी, क्या पता वो सभी फॉलो नहीं करते हो रिलेशन को, क्या पता वो सभी के सभी रिलेशन को फॉलो नहीं करते हो, कुछ एलिमेंट मिसिंग हो, कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो किसी के साथ फॉलो ही नहीं कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं रहे होंगे। तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि ये जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा ए का। है तो इस टाइम पे भी सबसेट है, लेकिन इस टाइम पे इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स के बराबर है। तो इस टाइम तो ये इक्वल है, लेकिन अदरवाइज ये सबसेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट होता है ए का। अब दूसरी तरफ आ जाता है रेंज। अब रेंज क्या चीज है? तो रेंज को भी ध्यान से देखो, रेंज सेट होता है, रेंज भी एक सेट होता है। रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनकी सेकंड एंट्रीज को आप रेंज बोलते हो। सेकंड एंट्रीज के सेट को आप क्या बोलते हो? रेंज बोलते हो। अब आपने देखा सेकंड एंट्रीज क्या है? 1 1 1 और 5। तो क्या आ गया इसका आंसर? 1 5। और ये किसका सबसेट होगा? ये सबसेट होता है आपका किसका? ये सबसेट होता है बी सेट का। समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एंट्री कहाँ से आती है? फर्स्ट एंट्री ए सेट से आती है और सेकंड एंट्री किस सेट से आती है? बी सेट से। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो रेंज है वो सबसेट होगा बी सेट का। अगर बी के सारे सारे एलिमेंट रिलेशन में है तो बी रेंज जो है वो उस सेट के बराबर हो जाएगी, बी सेट के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जो डोमेन है वो क्या होगा? सबसेट ऑफ ए होगा। और डोमेन का फिर से मैं आपको मतलब बता देता हूं, डोमेन एक सेट है, उस सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? उस सेट में एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स आते हैं जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स की फर्स्ट एंट्री होती है। रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर्स की फर्स्ट एंट्रीज के सेट को हम डोमेन कहते हैं, याद रखना इसको। दूसरा, रेंज क्या होता है? तो रेंज एक सेट होता है एलिमेंट्स का, और वो एलिमेंट्स कहां से आते हैं? रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकंड एंट्री को हम क्या बोलते हैं? सेकंड एंट्रीज के सेट को हम बोलते हैं रेंज। समझ आ रही है? उसके बाद एक और चीज होती है जिसको आप बोलते हो कोडोमेन, जिसको बोला जाता है कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या चीज है? तो कोडोमेन आप सीधा समझ सकते हो, कोडोमेन हम कहते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स को आप कोडोमेन कहते हो, कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप क्या बोलोगे? कोडोमेन बोलोगे। तो इस चीज को याद रखना, कोडोमेन क्या होता है? सेट बी को ही बेसिकली कोडोमेन कहते हैं। तो इस चीज को याद रखोगे। डोमेन क्या होगा? डोमेन एक सेट होगा जिसमें रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसकी फर्स्ट एंट्रीज का सेट बनाएंगे, उसको हम डोमेन बोलेंगे। सेकंड एंट्रीज के सेट को हम रेंज बोलेंगे। और कोडोमेन क्या होता है? जो सेट बी होगा, जो दूसरे नंबर वाला सेट होगा, उस पूरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। किसका? क्योंकि कोडोमेन का मतलब है सेट बी, तो सेट बी का तो ऑलरेडी ये सबसेट होता है, तो इसका भी ये क्या होगा? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑल्सो। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रही आपके सामने एक और एग्जांपल जिसमें आपको सेट दिया गया है ए, और उसके बीच में हमने रिलेशन बनाना है ए और ए के बीच में ही। अब दोनों सेट सेम ही है और इन दोनों सेम सेट्स में हमने रिलेशन फाइंड करना है। और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन, इसमें हमने क्या निकालना है? डोमेन निकालना है, रेंज निकालना और कोडोमेन निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इसमें सेट हमें दिया हुआ है तो हम इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एरो मेथड से ही 1 2 3 4 5 14 तक।
ए ही लिख देते हैं इसको भी, क्योंकि सेम ही सेट है। तो समझ आ रही है? आई एम सॉरी। अब ये दोनों सेम सेट है, इसके बीच में हम ठीक है, ये दोनों सेम सेट है, इसके बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, हम रिलेशन फाइंड करेंगे। और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, हमें रिलेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको y यहाँ पे माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो ये रिलेशन बनेगा। अब आपको समझ आ रही है कि रिलेशन क्या बन रहा है। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, x की जगह मैं 1 लिख दूं, तो क्या बन जाएगा, x 1 है तो 3 इंटू 1 इक्वल टू वाई बन जाएगा। तो y कितना आ जाएगा 3। अगर x 1 होगा तो y कितना आएगा 3। तो मतलब y किसके 1 किसके साथ मैप कर रहा है, 3 के साथ। समझ आ रही है? अब अगर मैं इसकी जगह 2 लिख दूं, x की जगह 2 लिख दूं, तो 2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 2 से कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 भी यहाँ कहीं पे होगा, 5 6। ठीक है, इस तरीके से 3 कर दूं तो 3 का 9 आ जाएगा, 4 का 12 आ जाएगा, और 5 का कितना आएगा 5 का आ जाएगा 15। लेकिन 15 तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। 15 अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो सेट क्या बनेंगे, आपका जो सेट बनेगा वो ये बनेगा 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, और 4 का 12 के साथ। ये आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है? ये रिलेशन हमने कैसे बनाया, तो उसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं x को 1 पुट करूं, x को 1 पुट करूं तो y 3 आ जाएगा, x को 2 पुट करूं तो y 6 आ जाएगा, x को 3 पुट करूं तो y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, x को 4 पुट करूं तो y आ जाएगा 12 आपका। ठीक है, तो ये बन गया आपका रिलेशन। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपने निकालना है यहाँ पे डोमेन। डोमेन मैंने आपको बताया हुआ है, डोमेन क्या होता है, डोमेन एक सेट होता है जिसमें रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसकी फर्स्ट एंट्रीज लिखी जाती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। रेंज क्या होगा, जिसमें सेकेंड एंट्री लिखी जाती है रिलेशन के एलिमेंट्स की। अब वो क्या है 3 6 9 12। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो वो क्या होगा, कोडोमेन का मतलब होता है सेट बी। सेट बी मतलब ये वाला, तो वो क्या है 1 2 3 4 सो ऑन 14 तक। ठीक है, इस तरीके से आप डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाल सकते हो। समझ आ रही है? अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये लीजिए गाइस, आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, जिसमें आपको एक सेट दिया हुआ है ए, और आपको रिलेशन फाइंड करना है ए मैपिंग ए डिफाइंड बाय सेट जो है वो किसके बराबर है ए बी के, और ए बी दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं ए को। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब होता है कि बी जो है वो डिवाइड होना चाहिए किसके साथ, ए के साथ। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपने, इसको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। इसको कैसे करोगे, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, v के जो एलिमेंट्स हैं वो a के साथ डिविजिबल होने चाहिए। अब आप ले लेते हैं हम दो सेट्स a और a, इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6। अब क्या होना चाहिए, ये पहला सेट है, ये दूसरा है, इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो a होंगे और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे b होंगे। अब b जो है वो a से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो 1 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, करना आपने ये है, इस चीज को याद रखना, b अपॉन a करना है, v a से डिवाइड होना चाहिए। अब आपने देखा 1 तो डिवाइड हो जाता है 1 के साथ। ठीक है, अब आप ये बताओ 2 1 के साथ डिवाइड हो सकता है, b की जगह 2 रखना है और 1 a की जगह 1 रखना है, तो डिवाइड कर सकते हैं आप। 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2 कर सकते हो ना। ठीक है, तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, ये भी आएगा, 1 के साथ तो सभी होते हैं, ये भी आएगा, 1 के साथ ये भी आएगा और 1 के साथ ये भी आएगा, सभी आएंगे।
समझ आ रही है। अब उसके बाद 1 के बाद आ जाता है 2। क्या 2 और 1 क्या ये डिवाइड हो सकता है? क्या 1/2 डिवाइड हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर आता है पॉइंट्स में आता है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल वो होता है जिसका जो क्वोशंट होगा वो आपका कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं। ठीक है, अब 2 इसके साथ तो होगा नहीं, लेकिन 2/2 करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ नहीं होगा, 2 का 4 के साथ होगा, 2 का 6 के साथ भी होगा। उसके बाद 3 का 3 के साथ होगा और 3 का 6 के साथ होगा, 4 का 4 के साथ होगा और 6 का 6 के साथ होगा। तो ये आपकी मैपिंग बनेगी। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में अरेंज करता हूँ, तो क्या होगा, 1 1 होता है, उसके बाद 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा और 1 6 भी होगा। ठीक है, ये सभी होंगे। इन सब के बाद और कौन आएंगे, तो आप देख रहे हो हमने b/a बनाना है, इस चीज को याद रखना। 1/6 तक हो गया। उसके बाद 2 जो है, 2 2 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा, 2 6 के साथ होगा। सॉरी, 2 2 को करेगा डिवाइड, 2 4 को भी करेगा, 2 6 को भी करेगा, और जो 3 है वो 3 को करेगा या 3 6 को करेगा। जो 4 है 4 4 के साथ और 6 6 को करेगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बनेगा। समझ आ रही है? ये आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। अब उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे डोमेन फाइंड करना होगा, तो डोमेन का आपको पता है फर्स्ट एंट्री ऑफ रिलेशन। रिलेशन की फर्स्ट एंट्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। 1 2 3 4 और 6, ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज में क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका आंसर है। तो गाइस ये रहा आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। इसको आपने कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए। राइट द रिलेशन, रिलेशन है r जो किसके बराबर है, x क्यूब के। x क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। प्राइम नंबर लेस देन 10, और उसको हमने अरेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो आपको पता है इसको हम कैसे करेंगे। तो सेट है x और x क्यूब होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2। और ऑर्डर पेयर इस तरीके से बनेंगे, 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, पहला ऑर्डर पेयर। दूसरे ऑर्डर पेयर की अगर बात करें तो 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 का 27 होगा। उसके बाद 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, और 5 का क्या होता है, 125 क्यूब होता है। 6 नहीं है, 7 है, तो 7 का 343 होता है। ठीक है, और 7 के बाद आता है आपका क्या, 7 ही आता है। 7 के बाद 11 आता है लेकिन आपको बोला गया है लेस देन 10 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके क्या बनाओगे, रिलेशन बनाओगे। क्लियर है? अब हम देखेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं कि किसी सेट के, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास सेट है, ठीक है, अगर इसके मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस मी में देखूं तो वो उसका फॉर्मूला आपको पता है, NA मल्टीप्लाई NB, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, उसका दोनों का मल्टीपल होता है। और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3। 3 को 3 के साथ करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 9। ठीक है, अब हमने देखना नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज बेसिकली सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक है अब हम चेक करेंगे, अगर रिलेशन सबसेट होते हैं
तो हम चेक करेंगे इसके सबसेट कितने पॉसिबल हैं। एन ए क्रॉस बी के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, जितने इसके सबसेट होंगे उतने ही हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, जितने इसके सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन पॉसिबल होंगे। तो अब आपने देखा कि इसके एलिमेंट कितने हैं, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 9। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबसेट्स का, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 रेज टू पावर 9। तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हैं इसमें, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल है 2 रेज टू पावर 9। समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही होंगे जितने सबसेट पॉसिबल होंगे किसी भी ए क्रॉस बी में, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे उसका रेज टू पावर कर देना 2 के साथ, तो जितना आंसर आएगा वो आपके नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे इसको। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब निकालना हमने नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है यहाँ पे। तो आपको पता है कितने एलिमेंट्स है 3, कितने एलिमेंट्स है 2, तो n a क्रॉस b कितना हुआ, इक्वल टू n a मल्टीप्लाई n b, तो वो कितना हो गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस वो कितने होंगे 2 रेज टू पावर 6। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, आपने देखना है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसको नीचे बेस 2 रखना है और रेज टू पावर वही नंबर कर देना। ठीक है, वो आपके क्या होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, या उसको आप बोल सकते हो नंबर ऑफ सबसेट्स। समझ आ गई। तो नंबर ऑफ रिलेशन आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। समझ आई। इस तरीके से आप करोगे। अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी नंबर था इसका उसको डाल देना। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड आपको पता है इंटीजर्स के सेट को बोलते हैं। जेड किसके सेट को बोलते हैं, इंटीजर्स के। डिफाइंड बाय रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, a माइनस बी इज एन इंटीजर। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमें ये बता रहा है कि हम दो अगर हम दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी इंटीजर आना चाहिए। तो हम रिलेशन में वही एलिमेंट्स रखेंगे जिनको माइनस करके हमारा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर आएगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है जिसमें 0 के इस साइड वाले भी एलिमेंट आते हैं और इस साइड वाले भी एलिमेंट आते हैं। मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स भी और पॉजिटिव एलिमेंट से थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको, तो इसको आप बोल सकते हो -1 -2 एंड माइनस इन्फिनिटी तक, और यहां से +1 +2 +3 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी नंबर लाइन होती है किसकी, इंटीजर्स की। अब आपको पता है इनमें से अगर मैं किसी को भी प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर भी तो इन्हीं में से कोई एक आएगा ना। ध्यान से देखो, अगर मैं 3 में से 2 माइनस करता हूं आंसर आता है 1। 1 इज ऑल्सो इंटीजर, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, सभी इंटीजर है। अगर मैं -3 में से -2 को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया -1। अब -1 भी क्या है, इंटीजर है। -1 भी इंटीजर है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल ले लूं, अगर -3 में से -3 कर दूं तो आंसर कितना आएगा, -6। -6 इज ऑल्सो अ इंटीजर। -3 में से +3 कर दूं तो वो कितना आएगा, 0। 0 इज ऑल्सो इंटीजर। तो हम जिस मर्जी को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें,
कुछ भी करेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब इन्होंने बोला माइनस करके क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन बनेगा, इसका जो रिलेशन बनेगा उसमें सभी एलिमेंट आएंगे। रिलेशन बनेगा, रिलेशन में क्या आएगा, रिलेशन में जो इसका सेट बनेगा ना, इसका जो सेट बनेगा वो यही बनेगा ए और बी का, और ए बी दोनों ही बिलोंग करेंगे किसको, दोनों ही बिलोंग करेंगे किसको, सेट को। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं लिखेंगे a माइनस बी इज एन इंटीजर, वो हमें पता ही है, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर क्या आने वाला है, इंटीजर ही आने वाला है। अब अगर आपको कोई पूछे कि डोमेन क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि डोमेन कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं, ए वाले एलिमेंट्स को, फर्स्ट एंट्री ए ही होती है, ए किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा आपका, बी किसको बिलोंग कर रहा है, तो ये भी किसके बराबर होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के। ठीक है, समझ आ रही है, आप इस तरीके से इसको करोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो आप निकालोगे। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन जो आप लोग निकालोगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा। कहते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे इसकी, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ध्यान बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। पहली टाइप है आपकी रिफ्लेक्सिव, दूसरी है सिमेट्रिक, और तीसरी जो टाइप है आपकी उसका नाम है ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव टाइप आपको क्या कहती है, तो इसको ध्यान से देखना। यहां पे बोला जाता है आपको फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिलेशन होगा ना, ये जो टाइप हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली रिलेशन किस में है, ए का ए में रिलेशन है। मतलब ए जो है वो मैप कर रहा है इसको ए को ही, मतलब दोनों एक ही सेट को क्या करेंगे हम, क्रॉस जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दोनों सेम ही सेट होंगे, ए क्रॉस ए समझ सकते हो आप। तो ठीक है, मैपिंग किसमें होगी, दोनों सेम सेट में मैपिंग होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, रिफ्लेक्सिव की तरफ। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इसके हर एक एलिमेंट अपने दूसरे सेट के सेम एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो मैपिंग किस तरीके से करेंगे हम इसकी सॉरी, मैपिंग किस तरीके से होनी चाहिए, 1 1 2 2 एंड 3 3, समझ रहे हो, इस तरीके से मैपिंग होनी चाहिए। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट अपने दूसरे वाले सेट के उसी एलिमेंट के साथ मैप होने चाहिए। उस टाइम पे आप जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस चीज को याद रखना। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, समझ रहे हो। उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या होगा, ध्यान से देखना इसको। इसमें फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है एनी का क्या मतलब हुआ कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स टू ए है, सॉरी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बी जो है अगर वो रिलेशन में है, तो इसका मतलब है बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अगर आपने सिमेट्रिक बनाना है तो आपको क्या करना है, अगर ए बी, कोई भी ए बी अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो आपको उसका उल्टा भी रिलेशन में प्रेजेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो,
1 2 3 एग्जाम्पल है ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर रिलेशन की मैं बात करूं तो 1 2 अगर प्रेजेंट है तो 2 1 भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। समझ आ रही है? इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके सभी एलिमेंट्स का ये होना चाहिए, लेकिन जो भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसका उल्टा यहाँ पे जरूर होना चाहिए। ठीक है, सारे नहीं होने चाहिए, बट जो भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनके उल्टे भी यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। उसको क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक बोला जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये नॉट सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। ट्रांजिटिव की तरफ अगर बढ़े तो इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के 3 एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, कोई भी तीन, जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं अगर ए में, तो अगर ए बी और बी सी, अगर ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी और बी सी दोनों आर में है, देन दिस इंप्लाइज कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, समझ आ रही है कि अगर ये दोनों एलिमेंट आर में प्रेजेंट है तो ये भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आर में प्रेजेंट है, रिलेशन वाले सेट में प्रेजेंट है, देन ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट 1 2 3, तो देखिए आर सेट हमने बनाया यहाँ पे, उसमें क्या है? अगर 1 2 प्रेजेंट है, उसके साथ साथ 2 3 भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। समझ आ रही? ठीक है, अगर 1 3 प्रेजेंट नहीं होता तो फिर हम बोलेंगे ये कौन सा सेट है? नॉन ट्रांजिटिव सेट है। तो अगर सेट नहीं, सॉरी, रिलेशन है। ठीक है, लेकिन जब ये प्रेजेंट है तो उस टाइम पे हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें इसमें सेट में है, अगर ये दोनों एलिमेंट दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन में है और ये नहीं प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिमेट्रिक को अगर देखोगे तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, एंड अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और ये ना कर रहा हो तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर यहां पे देखो, यहां पे मान लो आपके सेट में 3 की जगह 4 एलिमेंट्स हो जाते हैं, और यहाँ पे जो सेट बना है रिलेशन का उसमें 3 तक ही एलिमेंट लिखे हुए हैं, 4th एलिमेंट का किसी के साथ मैप ही नहीं किया हुआ, तो ये उस टाइम पे क्या हो जाएगा? नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि आपको बोला गया फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। तो अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इस चीज को समझ लेना अच्छे तरीके से। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या चेक करना है? चेक द रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी इफ ए इक्वल टू जेड। ए इक्वल टू जेड होने का क्या मतलब है कि ए सेट जो है वो इंटीजर्स का सेट है। किसका सेट है? इंटीजर्स का सेट है। और आपको पता है ये रिलेशन किसमें बनता है? रिलेशन ए इज मैपिंग विद ए को हम मैप करते हैं ए के साथ। और हमने क्या चेक करना है? हमने रिलेशन क्या है? एक्स वाई का रिलेशन है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करेंगे? देखो आपको पता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर एक जो ए है वो बिलोंग्स टू ए है। ये मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल फोकस यहाँ पे रखना। और हमने देखना है कि क्या ए बिलोंग करेगा आर को,
क्या सेट आर में सारे के सारे जो ए हैं, सारे के सारे जो ए के एलिमेंट हैं, क्या वो सभी बिलोंग करेंगे रिलेशन में? तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे अगर मैं, आपको पता है ए का रिलेशन है और इसमें क्या बोला गया है कि इसको और इसको माइनस करना और चेक करना हमने कि क्या ये इंटीजर होंगे, तो कर लेते हैं चेक, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने देखा कि a माइनस ए अगर करें तो कितना आता है, 0। a में से a को निकाल दे तो 0 आता है। 0 इज अ, 0 क्या है, इज एन इंटीजर। 0 क्या है, 0 एक इंटीजर है और यही हमने फाइंड करना था। क्या वो इंटीजर बनेगा, तो हाँ बिल्कुल बन रहा है। अगर इंटीजर बन रहा है तो इसका मतलब ये बिलोंग किसको कर रहा है, सॉरी ये बिलोंग किसको कर रहा है, आर को। ठीक है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आप किसी को भी ए की अगर समझ नहीं आ रही तो आप 2 माइनस 2 कर लो, क्योंकि 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है। 2 में से 2 को काटोगे कितना आएगा, 0। 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर -3 में से -3 को माइनस करते हो तो फिर कितना आएगा, -3 कट जाएंगे, 0 आएगा। तो हर एक बार आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर 0 आ रहा है तो 0 इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो आपका ये फॉलो कर रहा है, आपके ये किस में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है। अगर रिलेशन में आ रहा है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बढ़ते हैं दूसरा, फॉर सिमेट्री। सिमेट्री की अगर बात करें तो ध्यान से देखो, सिमेट्री का क्या मतलब होता है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए के दो एलिमेंट्स ले लिया हमने जो ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर ए बी बिलोंग करेगा किसको, आर को। ए बी अगर बिलोंग करेगा आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो हम चेक करते हैं, इसका मतलब है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी का जो आंसर आएगा इज एन इंटीजर। ठीक है, a माइनस बी का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर a माइनस बी का आंसर इंटीजर आएगा तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि b माइनस ए का आंसर भी तो इंटीजर ही आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो 2 माइनस 3 अगर मैं करूं तो वो क्या है, मान लो 2 3 मैंने एक क्या लिया है, एलिमेंट लिया है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, सॉरी ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं और 2 3 मैंने ले लिया, 2 3 भी इंटीजर्स हैं। 2 माइनस 3 अगर आई एम सॉरी 2 माइनस 3 अगर मैं करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, -1, और -1 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 3 2 कर दूं, तो फिर क्या होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 1 भी तो इंटीजर ही है, तो दोनों क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। तो मतलब ये दोनों ही सेट में आ सकते हैं, ये दोनों ही रिलेशन में आ सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बी ए बी किसको बिलोंग करेंगे, आर को बिलोंग करेंगे। अगर ये कर रहे हैं तो आप बोलोगे आर इज सिमेट्री, आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगर ट्रांजिटिव निकालना हो, फॉर ट्रांजिटिव अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या है, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ए से हमने 3 एलिमेंट उठाए ए बी सी, और अगर ध्यान से देखना है इसको, इफ ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, a माइनस बी क्या है, इंटीजर है, एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, b माइनस सी इज एन इंटीजर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना है यार। देखो कभी भी आपको मैंने कल भी बताया था कि इंटीजर्स को अगर आप प्लस करते हो या माइनस करोगे
तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा, ठीक है। और हमें चाहिए भी वही एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, वही ऑर्डर पेयर यहाँ पे आएंगे जिसको माइनस करके इंटीजर आना चाहिए। तो जिस मर्जी को इंटीजर को चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अगर आप इंटीजर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसको अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी बी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर को, बिकॉज क्योंकि जो a माइनस सी है इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आई तो एग्जांपल ले लेते हैं हम एक। मान लो 1 और 2 है, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 और 3, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 और 3। ये बनेगा ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, समझ आ रही है। तो 1 2 2 3 और 1 3। अब इसको देखो, अगर मैं 1 में से 2 माइनस करता हूं तो आंसर आएगा -1, 2 में से 3 माइनस करता हूं तो आंसर आएगा -1, और 1 में से -3 करता हूं तो आंसर आएगा -2। ये तीनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ये तीनों इंटीजर सॉरी अगर ये तीनों ही इंटीजर फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि R इज ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव भी है। समझ आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाइस ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें आपने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों बताने हैं। और इस बार आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि ए बी है और बी इज डिविजिबल बाय ए। सेट हम वही रखेंगे, ऑर्डर पेयर हम वही रखेंगे जिसमें b जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, किससे, a से होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आपने देखा कि इस बार जो a है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। a क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम निकालेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। For every a belongs to a, हर एक a जो बिलोंग कर रहा है किसको, a को, वहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना, a belongs to r होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए, रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन होती है। अब आप देखो कि b is divisible by a, b क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए a को। तो आपको पता है कि अगर a को a से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। मतलब कोई भी टर्म को आप उसी टर्म से डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप करो 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अगर इनको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। इसका मतलब R इज क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दूसरा है आपके पास सिमेट्री। सिमेट्री का कैसे पता करोगे, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं R को, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं R को, इसका मतलब है बी ए भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो हम चेक कर लेते हैं इसको, क्या ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है। तो अगर आप देखो b इज डिविजिबल बाय a है ना, मतलब b a से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर देखो b a से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, b a से डिवाइड हो रहा है, और आप याद रखो ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर 2 जो है वो, अगर मान लो आपके पास है, आपको मैं एग्जांपल दूं 1 और 2 की, 1 और 2। अब आपको पता है 2 इज डिविजिबल बाय 1, 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो। तो 2 जो है डिविजिबल हो जाएगा किससे, 1 से। बट क्या आप ऐसे कर सकते हो, 1 इज डिविजिबल बाय 2, क्या 1 को डिवाइड कर सकते हो 2 के साथ? क्या 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो सकता है?
आपने देखा होगा इसका आंसर आता है 0.5। तो अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये डज नॉट फॉलो होगा। अगर ये डज नॉट फॉलो होगा इसका मतलब आर इज नॉन रिफ्लेक्सिव। क्या होगा? सॉरी, नॉन सिमेट्रिक। आर क्या है? सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ आ रही है? अब बढ़ते हैं आगे। ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी अगर देखें तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं ए को, तो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब है ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं क्या है। ऐसा है, अगर मैं बोलूं ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसको मैं 1 2 बोल देता हूं। 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर को, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये तो होता है। उसके बाद दूसरी अगर मैं एग्जांपल ले लूं 2 डिवाइडेड बाय 2 और 4 की, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो अगर आपने लास्ट में क्या लेना होता है? ए और सी, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 और 4। अगर 1 और 4 की मैं बात करूं तो 1 और 4 को आप कैसे लिखोगे? 1 और 4 को लिखने का तरीका होता है 4/1। 4 इज डिविजिबल बाय 1। तो ये होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अगर ये होता है तो ये भी किसको बिलोंग करेगा? आर को बिलोंग करेगा। अगर ये होगा तो ये किसको बिलोंग करेगा? आर को बिलोंग करेगा। और अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? आर इज ट्रांजिटिव होगा। आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है और आज का सेशन भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अगर आपका किसी भी जगह कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका हल ज़रूर निकालेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।